हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबका जो तैयारी है वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आइए अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी उत्सर्जन पे चलते हैं और उत्सर्जन का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जो जो पिछले पूछे हुए ईयर्स के क्वेश्चंस है, चलिए उन क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चन को जो टाइप किया है, एक अलग तरीके से टाइप किया है हमने, खुद इसमें आंसर और उसकी व्याख्या भी दे दी है। अगर आप चाहें तो इसका आंसर और व्याख्या को उतार भी सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी ये व्याख्या आपको निभाएंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को लेके। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 क्या रहा है कि कृत्रिम कृत्रिम मतलब हो गया बच्चों आर्टिफिशियल। क्या होता है आर्टिफिशियल? वृक्क, वृक्क का मतलब क्या होता है? किडनी। यानी वृक्क यानी ऐसा किडनी जो किसके द्वारा बनाया हो? इंसानों के द्वारा बनाया हो। बच्चों, ये किडनी ही होता है, ठीक है ना। तो ये कैसा किडनी है? ये इंसानों के द्वारा बनाया हुआ किडनी है, ठीक है ना। देखिए, किडनी का मेन काम क्या होता है बताइए। तो किडनी का जो मेन काम होता है, आपको पता है कि जो किडनी होता है वो क्या करता है? रक्त को छानने का काम करता है। प्यारे बच्चों, रक्त को क्या करता है? ये छानता है। किडनी रक्त को क्या करता है? छानता है, ठीक है। तो रक्त को ये छानने का काम करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आर्टिफिशियल किडनी है, ठीक है ना, किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से, प्यारे बच्चों ये रुधिर है, रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है। अपोहन मतलब होता है डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन द्वारा पृथक करता है। पृथक मतलब होता है अलग करना, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, जैसे कि आप डायरेक्ट आंसर में भी आ सकते हैं। आंसर है इसका नाइट्रोजन। किनको करता है बच्चों? नाइट्रोजन। यानी जो हमारा आर्टिफिशियल, ठीक है ना, किडनी होता है, वो रुधिर में जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ है कौन बनता है? नाइट्रोजन बनता है। ये नाइट्रोजन को अफवाहन द्वारा पृथक्करण करता है, ठीक है। जैसे कि आप इसका व्याख्या में देख सकते हैं कि कृत्रिम वृक्क, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस मशीन, क्या बोलते हैं? डायलिसिस मशीन, रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, है ना, इन सब सारे पदार्थों को क्या करता है? अपोहन यानी डिफ्यूजन करने का काम करता है, ठीक है ना। डिफ्यूजन द्वारा क्या करता है? इसको अलग करता है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या है आपका? नाइट्रोजन है। यानी नाइट्रोजन जैसे अपशिष्ट पदार्थों को जो डायलिसिस मशीन है वो क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि क्या है। तो बच्चों, जैसा कि प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं कि मनुष्य में वृक्क जो है आपका, वृक्क मतलब किडनी, वृक्क मतलब किडनी, याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, किडनी बोलते हैं। इसको बोलते हैं किडनी। यानी कहता है क्या कि मनुष्य में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किडनी किससे संबंधित है? तो प्यारे बच्चों, किडनी से देखिए, किडनी में क्या होता है कि जो हमारा जो रक्त होता है, ये रक्त को छानता है और रक्त को छानकर क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को अलग करता है। अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। देखिए, इसका व्याख्या समझिए। वृक्क यानी किडनी शरीर में अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया, अतिरिक्त जल, लवण आदि को बाहर निकालते हैं। इसीलिए ये वे क्या है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। यानी हमारा जो किडनी है वो क्या है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 3 आपका बोला है कि मानव में डायलिसिस थैली है, यानी मानव में जो डायलिसिस थैली किसको कहते हैं? तो देखिए, डायलिसिस क्या है? ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों को छानना क्या कहता है? डायलिसिस कहलाता है। तो देखिए, ये नेफ्रॉन है या न्यूरॉन है या माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपने ये देखा था कि जो डायलिसिस एक्चुअल में होता है वो किससे होता है? तो किडनी से होता है। किससे होता है? किडनी से होता है, यानी वृक्क होता है। और वृक्क किससे बना होता है? तो नेफ्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है? नेफ्रॉन से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जैसे कि यहाँ पे आंसर में भी दिया हुआ है ए, ठीक है। देखिए, इसका व्याख्या में क्या कहता है? डायलिसिस में रक्त का ओहन नेफ्रॉन के समान संरचना वाली अर्ध पारगम्य थैली से होता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस थैली कहते हैं। किसको? नेफ्रॉन को, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, देखिए इस टाइप का जो आप देखेंगे ये बोमेन संपुट होता है ना। नेफ्रॉन का ये क्या होता है? बोमेन संपुट होता है। यही जाके आगे क्या होता है? आरोही चाप, हेलने का चाप, है ना, अधिरोही चाप वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यही ब्लड को क्या करता है? छानता है। तो यही यही देखेंगे कि आप यहाँ पे इस टाइप से जो कोशिका गुच्छ होता है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे आपने देखा होगा कि अवाही धमनी आता है, एक अविवाही धमनी, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो धमनिका होता है, इससे ब्लड क्या होता है? बाहर जाता है और हमारा ब्लड प्योर हो जाता है। तो ये जो है ये क्या बनाता है? किडनी बनाता है। ये आप किस की थैली है वो किसको हम लोग बोलेंगे बच्चों? तो नेफ्रॉन को बोलेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, यानी एक्सक्रेशन आपका ऑर्गेन्स कौन सा है? तो बच्चों, आप उत्सर्जन का मतलब समझते हैं ना कि उत्सर्जन में क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ आपका शरीर में बनता है, जो अपशिष्ट पदार्थ आपका ब्लड में बनता है, उन्हीं ब्लड को क्या करता है कि निकालना, अपशिष्ट पदार्थ को निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन में आपका बोला है कि कौन उत्सर्जी अंग है। इसका मतलब हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करता है? तो देखिए, वृक्क यानी किडनी, ये सही आंसर है। आंख, आंख भाई कुछ नहीं निकालता, आंसू निकालता, और आंसू कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। अग्नाशय, अग्नाशय तो हमारा आहार नाल का भाग है, ठीक है। और तो आपका आंसर हो जाएगा वृक्क यानी किडनी। तो आपका उत्तर नंबर ए सही है।
ठीक है। वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है ना। यहाँ पे क्या निकलता है, मूत्र को निकालने में कौन मदद करता है, तो किडनी मदद करता है, यानी वृक्क मदद करता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा वृक्क। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी नाइट्रोजनी ठीक है ना, यहाँ पे नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये देखा होगा कि हम जब आपने देखा होगा कि जो सजीव जीवधारी है वो किस किस टाइप का नाइट्रोजनी पदार्थ यानी जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है वो बाहर निकलता है। तो क्या अमोनिया निकालता है, बिल्कुल है ना, अमोनिया को निकालता है किसके द्वारा, तो पेशाब के द्वारा है ना। यूरिक अम्ल भी निकालता है और यूरिया यूरिया भी निकलता है, तो यानी इनमें से सभी निकलता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में क्या होता है कि ये सब अपशिष्ट पदार्थ है प्यारे बच्चों, ये सब हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, और ये सारे के सारे शरीर क्या करता है, किसी ना किसी चीज के जरिए से त्याग देता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पे आप उत्तर देख भी सकते हैं। आइए इसकी व्याख्या की ओर हम बढ़ते। कहता है विभिन्न सजीव अलग अलग नाइट्रोजनी अपशिष्ट निकालते हैं, बिल्कुल है ना। जलीय जीव अमोनिया निकालते हैं, स्तनधारी प्राणी यूरिया निकालते हैं, तथा सरीसृप जो होता है वो यूरिक अम्ल निकालते हैं। यानी क्या होता है कि सजीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार के जो उत्सर्जन पदार्थ होते हैं वो निकलते रहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जीवधारियों में इस टाइप की चीजें क्या होती है, बाहर निकलती है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में बोला है कि प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए, कहता है मनुष्य में वृक्क है ना, किडनी निम्न में से किससे संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, किडनी हमारे किससे संबंधित होते हैं, तो आपको पता है कि किडनी हमारे ब्लड को छानता है, ब्लड को छान करके उससे क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलता है। बच्चों किसको निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, ये बाहर करता है। जब ये अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करता है तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, यानी किडनी हमारा उत्सर्जन से संबंधित है। तो यहाँ पे आप चलिए इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। मानव शरीर में किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया यूरिक अम्ल आदि को निकालने में है ना, आदि को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालता है, अतः ये क्या है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला है निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि जो किडनी होता है, किडनी यानी वृक्क जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो जो आपका किडनी होता है, तो किडनी किससे बनाता है प्यारे बच्चों, किडनी बनाता है आपका नेफ्रॉन से। किससे बनाता है, नेफ्रॉन से बना होता है ना। तो नेफ्रॉन से जब किडनी बना होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो किडनी की है ना संरचना भी वो नेफ्रॉन से हुई है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आंसर देखते हैं, देखिए बी नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी नेफ्रॉन किससे हुआ, नेफ्रॉन से। तो हमारी किडनी की रचना किससे हुई, नेफ्रॉन से भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप व्याख्या भी देख सकते हैं, नेफ्रॉन वृक्क की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यानी हमारा जो नेफ्रॉन जो है वो किडनी को बनाने में मदद करता है, और किडनी का जो वर्किंग फंक्शन है वो नेफ्रॉन की वजह से ही चलता है, ठीक है ना, जिससे छना हुआ पुनर्अवशोषण तथा श्रावण जैसी प्रक्रियाएं होती है। ये इसका व्याख्या था। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए कहता है क्या, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है ना बच्चों, प्रोटोजोआ जो है आपका क्या है, एक जीव है, एक सूक्ष्म जीव है। उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, यानी जिस तरह हम लोग उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करते हैं, जैसे हमारे बॉडी से पसीना निकलता है ना, पसीना कहाँ से निकलता है बच्चों, तो त्वचा से निकलता है, तो पसीना निकलता है, ये भी उत्सर्जन उत्सर्जी पदार्थ हो गया। जैसे बलगम निकलता है, जैसे यूरिन निकलता है, ये सब क्या उत्सर्जी पदार्थ है। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि जो इसी टाइप का जीव तो प्रोटोजोआ, भले एक सूक्ष्म जीव हो, ये भी तो उत्सर्जन करता होगा ना, तो ये उत्सर्जन का निष्कासन कैसे करता है, क्या ये प्रार्थना द्वारा करता है, क्या विषरण द्वारा करता है, क्या अवशोषण द्वारा करता है, क्या निष्कासन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषरण द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, विषरण के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे आपको आंसर दे दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा में अपशिष्ट पदार्थ विषरण द्वारा कोशिका झिल्ली से बाहर निकलता है, यानी डिफ्यूजन द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। आइए बच्चों अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है कि मानव गुर्दा है ना, जो मानव का गुर्दा का आकार होता है वो कैसा होता है। तो मानव का गुर्दा जो होता है ना, गुर्दा किसको बोलते हैं, तो किडनी को बोलते हैं। तो कहता है कि हमारा जो किडनी यानी गुर्दा जो होता है वो किस आकार का होता है, क्या वो गोलाकार होता है या आयताकार होता है या सीम के बीच का आकार होता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा सेम के बीच की तरह होता है, हमारा जो होता है कैसा होता है, सेम के बीच की तरह। जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको छोटा सा फिगर बना करके दिखाना चाहता हूँ, देखिए इस टाइप का क्या होता है, हमारा दोनों साइड किडनी लगा हुआ रहता है ना। तो आप ये जो देख रहे हैं क्या, सीम के बीच के आकार का है ना। तो हमारा गुर्दा कैसा होता है बच्चों, तो सीम के बीच के आकार का होता है, जैसे यहाँ पे इसका आंसर और व्याख्या दोनों दिया हुआ है। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 10 में बोल रहा है कि कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। तो प्यारे बच्चों हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन सा होगा, क्या पिट्यूटरी ग्रंथ है, या फिर यकृत है, या फिर वृषण है, या फिर थायराइड ग्रंथ। तो इसका आंसर है थायराइड ग्रंथि। कौन सा है, थायराइड ग्रंथि। तो देखिए कि हम लोग पहले तो ये समझते हैं कि हेट्रोक्राइन ग्रंथि क्या होता है। तो आइए इसका व्याख्या से हम समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि हेट्रोक्राइन ग्रंथि वे होती है जो अपने स्राव के
नलिकाओं द्वारा विशिष्ट स्थान पर छोड़ती है, यानी अपने जो स्राव होता है ना, इससे जो हार्मोन निकलते हैं ये नलिकाओं द्वारा क्या होता है, विशिष्ट स्थान पर छोड़ती है। आप देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि आयोडीन युक्त हार्मोन का स्राव नलिका द्वारा करती है ना। अतः ये क्या है, हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, यानी एक ऐसी ग्रंथि होती है जो अपना जो हार्मोन्स होते हैं वो नलिकाओं द्वारा विशिष्ट जगह स्पेसिफिक स्थान पर छोड़ती है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो थायराइड ग्रंथि होता है इससे आयोडीन युक्त हार्मोन होता है ना, जो नलिका द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है, इसीलिए यह क्या हो गया, हेट्रोक्राइन ग्रंथि हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। मानव मूत्र यानी जो ह्यूमन यूरिन होता है, मानव मूत्र मतलब बच्चों ह्यूमन यूरिन यानी पेशाब जो होता है, यूरिया की मात्रा कितना होता है, तो देखिएगा हमारे जो पेशाब होता है उसमें यूरिया की मात्रा कितना होता है, तो 2% होता है। कितना होता है बच्चों, 2% होता है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको कुछ प्रश्न भी बोलता हूँ, आप उसका आंसर भी करें कमेंट में। अब ये बताइए कि जो पेशाब का कलर पीला होता है किसके वजह से होता है, पेशाब का कलर पीला किसके वजह से होता है, ठीक है ना। पेशाब में गंध किसके वजह से होता है, आपको ये भी बताना, पेशाब में गंध किसके वजह से होता है, ठीक है ना। चलिए इन दोनों प्रश्नों को आप उत्तर देंगे, ठीक है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है ना बच्चों, पौधे में क्या है, उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, आप बता सकते हैं। यानी पौधे जो होते हैं वो उत्सर्जन जो करते हैं, जो बाहर निकालते हैं अपने अपशिष्ट पदार्थों को, तो उसका उत्सर्जन पदार्थ कौन सा है, क्या वो गोंद है, बिल्कुल गोंद के रूप में पौधे क्या करते हैं, अपना उत्सर्जी पदार्थ को निकालते हैं, टैनिन के रूप में निकालते हैं, रेजिन के रूप में निकालते हैं। इसका मतलब हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, क्या होगा, इनमें से सभी, यानी इन सभी के रूपों में जिस तरह हम लोगों का बॉडी से क्या निकलता है बच्चों, पसीना निकलता है ना, यूरिन निकलता है, उसी तरह से पौधे भी क्या करते हैं, अपने अपशिष्ट पदार्थों को गोंद के जरिए से, रेडिन के जरिए से, गोंद के जरिए से, टेनिन के जरिए से, रेजिन के जरिए से और इस तरह से चीजों को निकालता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख भी सकते हैं कि गोंद, टेनिन, रेजिन, है ना, लौ पौधे के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ला पौधे के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, 13 को समझते हैं कि क्या बोला है। मूत्र का, देखिए यही क्वेश्चन मैंने आपको तो दिया था ऊपर भी, तो मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, यानी जिस तरह पौधे के पत्तियों का रंग हरा हो जाता है ना बच्चों, वो किसकी वजह से, तो क्लोरोफिल की वजह से, उसी तरह से हमारा जो यूरिन होता है, जो पेशाब होता है, उसका कलर क्या होता है, पीला हो जाता है, ठीक है ना। तो किसके कारण होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। किसकी वजह से होता है बच्चों, यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो आप आंसर इसका याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए व्याख्या में भी दिया है यूरोक्रोम, ठीक है ना, यूरोक्रोम इसका व्याख्या में दिया हुआ है, यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 बोला है कि जो डायलिसिस मशीन होती है ना, जो डायलिसिस मशीन होता है यानी आर्टिफिशियल किडनी जो होता है, इसके द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं हेमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं, हेमोडायलिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। आपने जरूर पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं हेमोडायलिसिस, ठीक है। आइए यहाँ पे इसका व्याख्या देख लेते हैं कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण हेमोडायलिसिस कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 में बोला है कि गुर्दे, है ना, जो हमारा गुर्दा जो होता है, जो किडनी होता है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, कहाँ पे होता है, क्या ये मूत्र मार्ग में, नहीं ये तो रास्ता है ना, तो मूत्र मार्ग में कैसे होगा, मूत्र वाहिनी में, मूत्र वाहिनी भी एक क्या है, रास्ता है, मार्ग है, तो यहाँ पे नहीं होगा। वृक्काणु में, वृक्काणु में भी नहीं होगा, ये होगा बच्चों मूत्राशय में, कहाँ पे, मूत्राशय, जिसको हम लोग पेशाब की थैली बोलते हैं, ठीक है ना, यानी यूरिनरी ब्लैडर में, कहाँ पे होगा, यूरिनरी ब्लैडर में। देखिए आप व्याख्या में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर भी दिया हुआ है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि क्या है। देखिए कहा था लेटेक्स, देखिए आपने देखा था अभी ऊपरी क्वेश्चन, आपने ऊपर के क्वेश्चन में देखा था कि जो लेटेक्स है ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। प्यारे बच्चों ये क्या है, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है ना। तो कहता है ये जो उत्सर्जन होता है लेटेक्स, किस पौधे में होता है, क्या चीड़ के पौधे में होता है, गुलाब में होता है, या फिर कनेर में होता है, या आम के पौधे में होता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो लेटेक्स निकलता है कनेर के पौधे में निकलता है। चलिए मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूँ कि आप चीड़ के पौधे में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, गुलाब में कौन सा होता है और आम में कौन सा होता है, आप इसका आंसर कॉमेंट में जरूर लिखें। तो यहाँ पे इसका व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं कि कनेर के पौधे में लेटेक्स पाया जाता है, जो एक प्रकार का क्या है, दुधिया द्रव है ना, दुधिया द्रव निकलता है। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 17 की ओर बढ़ते हैं और 17 में देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखिए वृक्कक जो हमारा किडनी होता है मेरे बच्चों, वृक्कक का सहायता करता है, कौन करता है, वृक्कक किस चीज में सहायता करता है, क्या श्वसन में करता है, या जनन में करता है, या उत्सर्जन में करता है, या पाचन करता है। तो प्यारे बच्चों वृक्कक का जो संबंध है वो उत्सर्जन से, एक्सक्रेशन से, तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा वृक्कक होता है शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को निकालने में सहायता करता है, अतः यह उत्सर्जन में सहायक होता है, किसमें होता है, उत्सर्जन में। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, यानी कौन एक ऐसा अंग है जो ह्यूमन का एक्सक्रेशन ऑर्गन्स नहीं है, उत्सर्जी अंग नहीं है। तो बच्चों फेफड़ा, क्या फेफड़ा हमारा उत्सर्जन अंग है, तो बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारा CO2 को निकालने में मदद करता है, तो फेफड़ा हो गया। वृक्कक, वृक्कक तो बिल्कुल है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये मूत्र को निकालने में मदद करता है, मूत्र के जरिए से यहाँ से आपका अमोनिया वगैरह बाहर होता है। उसके बाद त्वचा, तो त्वचा भी है, त्वचा से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, त्वचा से क्या निकलता है बच्चों, पसीना निकलता है। तो मतलब ये सब आपका बी हो गया, डी हो गया, ए हो गया, ये सब क्या उत्सर्जी अंग है। अब आते हैं अग्नाशय। तो प्यारे बच्चों अग्नाशय से हमारा कुछ निकलता नहीं, बल्कि अग्नाशय एक आहार नाल का पार्ट है, एक भाग है जो हमारे डाइजेस्टिव में मदद करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव था तो इसलिए आंसर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। कौन एक उत्सर्जन अंग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी।
आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि फेफड़ा, वृक्क और त्वचा तीनों उत्सर्जन में भाग लेते हैं, जबकि अग्नाशय पाचन में भाग लेते हैं ना, इसलिए एक उत्सर्जी ग्रंथि नहीं है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। कहता है यूरिया रक्त में प्रवेश करता है, ठीक है ना, यूरिया रक्त में सॉरी कहाँ पे प्रवेश करता है? तो देखिए वृक्क से या यकृत से या फिर फेफड़ा से या फिर इनमें से कोई। देखिए प्यारे बच्चों, वृक्क से तो प्रवेश नहीं करता, वृक्क से तो उसको छाना जाता है ना, यूरिया को क्या कहता है, छाना जाता है। बाकी फेफड़ा, फेफड़ा तो हमारे आहार नाल से मतलब है नहीं, इसमें तो CO2 O2 का लेन देन होता है ना, CO2 और O2 का लेन देन होता है। अब आते हैं हम लोग यकृत, यकृत मतलब हमारा हो गया लीवर, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे एक ही चीज है जो आहार नाल से संबंधित, वो है यकृत, लीवर। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। आप इसका यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलकर रक्त में छोड़ देता है, यानी अमोनिया को क्या करता है यकृत, यूरिया में कन्वर्ट करता है, उसको ब्लड में छोड़ देता है, ताकि उस यूरिया को जो हमारा किडनी है, जो हमारा क्या है किडनी है, वो उसको छान करके पेशाब के जरिए से शरीर से बाहर निकाल पाए, है ना, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज है ना, चलिए बताइए तो पहले ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, आप बता सकते हैं ग्लूकोज का सूत्र? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, है ना। तो इसी के बारे में बात हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में आइए, प्रश्न क्या बोला है, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ पे होता है? तो ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ पे होता है? तो क्या पीसीटी में होता है या डीसीटी में होता है या हेनले लूप में होता है या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण मुख्यतः निकट वर्तुकल नलिका, इसको बोलते हैं निकट वर्तुकल नलिका, यानी पीसीटी में होता है। कहाँ पे होता है? पीसीटी में होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है ना। तो इसका देखिए ये एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पे इसका हिंदी नाम लिखा गया है। हिंदी नाम क्या है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए इसका हिंदी नाम है निकटतम वर्तुल नलिका, यानी कि ऐसी नलिका होती है जहां पे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और पानी के जैसे और पानी जैसे पदार्थों का अवशोषण होता है, यानी पूर्ण अवशोषण होता है, ठीक है ना। तो पहले बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसका फुल फॉर्म में कंफ्यूजन हो रहे हैं तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। देखिए पीसीटी को हम लोग बोलते हैं, पी से होता है प्रोक्सिमल, पी से होता है प्रोक्सीमल, ठीक है, और सी फोर होता है आपका कॉन्व्यू कॉन्वोल्यूटेड, और आपका T4 होता है ट्यूबुल, TUBULE, ट्यूबुल, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, एक निकटतम वर्तुल नलिका है जहां पे आपका ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण होता है। आइए बच्चों प्रश्न नंबर हम लोग 21 में चलते हैं और प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं कि क्या बोल रहा है प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 21 में बोला है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं, यानी जो हमारा हानिकारक पदार्थ बनता है जब उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, तो जिस तंत्र द्वारा निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या वो पाचन तंत्र है या परिसंचरण है? नहीं बच्चों, वो है आपका उत्सर्जन तंत्र, यानी शरीर से बाहर जो हम चीजों को निकालते हैं वो क्या होता है? आपका उत्सर्जन तंत्र होता है, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आप यहाँ पे व्याख्या भी देख सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 22 में चलते हैं। बबूल के पौधे से मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है? तो जो बबूल का पौधा होता है क्या उससे रेजिन निकलता है या टेनिन निकलता है या लेटेक्स निकलता है या फिर गोंद निकलता है? तो प्यारे बच्चों बबूल का पौधे से गोंद निकलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बबूल के पौधे से गोंद निकलता है, इसका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? गोंद हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 23 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 बोला है कि वृक्क का प्रधान कार्य क्या है, यानी जो हमारा किडनी है, किडनी का मेन काम क्या है? देखिए किडनी का काम कई बार आपको मैंने बोल दिया है, ठीक है ना। जो किडनी का वर्क होता है वो ब्लड में यूरिया को छान करके वो शरीर से बाहर निकालता है, तो इसका काम होता है उत्सर्जन। तो आंसर डी आपका सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 24 को बढ़ते हैं। पादप अपशिष्ट संचित करते हैं, यानी जो पादप होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ संचित करते हैं, कहाँ जमा करते हैं? क्या वो छाल में करते हैं या कोशिका रिक्तिकाओं में करते हैं या पत्तियों में करते हैं या इनमें से सभी? तो प्यारे बच्चों वो सभी जगह, यानी छालों में भी करते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी करते हैं और ये पत्तियों में भी करते हैं, इनमें से सभी, है ना। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जैसे कि आप व्याख्या आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 25 में बताते हैं कि रेजिन निम्नलिखित में से किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? जो आपका रेजिन है, तो रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? क्या ये चीड़ का है या कनेर का है या बरगद का है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए नंबर सही होगा। जो रेजिन निकलता है ये चीड़ से निकलता है। कहां से निकलता है बच्चों? तो चीड़ से निकलता है, याद रखिएगा। रेजिन हमारा कहां से निकलता है? तो चीड़ से निकलता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। आप यहाँ पे इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं कि चीड़ के पौधे से रेजिन नामक पदार्थ उत्सर्जित होता है। नंबर 26 देखते हैं। गुर्दे, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली द्वारा जाता है ना। यानी जो गुर्दे में जो उत्पादित मूत्र होते हैं, जो किडनी में जो मूत्र का जो निर्माण होता है, ये क्या होता है कि मूत्राशय कौन से नली द्वारा जाता है? क्या वो मूत्र मार्ग से जाता है या मूत्र वाहिनी से जाता है? तो प्यारे बच्चों ये मूत्र मार्ग है ना, मूत्र का रास्ता जो होता है उससे जाता है और मूत्र वाहिनी द्वारा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जैसे आप देख सकते हैं कि मूत्र गुर्दे से मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर यूरेटर द्वारा मूत्राशय में जाता है। आइए प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। कृत्रिम वृक्क, फिर से आप वही चीज आ गया, यानी आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम लोग डायलिसिस मशीन कहते हैं ना।
तो कहता है किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है, ठीक है ना। तो आप देखे थे अभी ये तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है ना, किडनी का मेन काम ही है तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को ब्लड से छानकर अलग करना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कृत्रिम वृक्क रुधिर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया को अपोहन द्वारा क्या करता है, पृथक करता है ना। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 28 में क्या है। प्रश्न नंबर 28 में बोलता है कि मानव में, ठीक है ना, यानी प्रश्न 28 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप अपशिष्ट नहीं है, यानी प्लांट का अपशिष्ट नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ उनमें नहीं है। क्या वो रेजिन है? बिल्कुल ये है। हमको नहीं वाला ढूंढना, लेटेक्स भी है, टेनिन भी है। यूरिया, प्यारे बच्चे यूरिया नहीं है, यूरिया तो बल्कि एनिमल्स में होता है, यानी हम इंसानों में, जंतुओं में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कि कौन अपशिष्ट नहीं है। तो ये यूरिया जो अपशिष्ट है वो पादप में नहीं बल्कि एनिमल्स में होता है, इंसानों में होता है। आइए प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 में बोलता है कि कृत्रिम वृक्क यानी डायलिसिस मशीन का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या मधुमेह डायबिटीज में किया जाता है? नहीं। जब हमारे शरीर में डायबिटीज हो जाता है तो हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। कौन सा? इंसुलिन का लगता है। ये इंसुलिन की वजह से ठीक भी होता है। लेकिन गुर्दे का फेल होने से, यानी किडनी का फेल होने में, देखिए, तो ऑप्शन तो यही तो सही तो लग रहा है। यानी जब हमारा किडनी फेल हो जाता है तब उससे हमें आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस मशीन बोलते हैं ना। तो यानी हमारा किडनी जब फेल हो जाता है तब हमें क्या लगाना पड़ता है, डायलिसिस मशीन, यानी गुर्दे के फेल होने में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों, गुर्दे के फेल होने में, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, उसका क्या है कि जब गुर्दा यानी वृक्क कार्य करना बंद कर दे तब रक्त में अपशिष्ट पदार्थ हटाने के लिए डायलिसिस मशीन का उपयोग किया जाता है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 30 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 30 में क्या बोल रहा है। कहता है मनुष्य में यूरिया कहाँ मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो प्यारे बच्चों, वृक्क में। ये बात सही है। क्या यकृत में होता है? तो क्वेश्चन है 30 नंबर में, मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? क्या किडनी में? तो किडनी में यूरिया का निर्माण नहीं होता, बल्कि किडनी क्या करता है, यूरिया को छानने में मदद करता है, ठीक है ना। फेफड़ा, फेफड़ा तो हमारा लंग्स में क्या होता है, CO2 O2 से संबंधित है। यहाँ पे तो किडनी, यहाँ पे तो यूरिया वगैरह बनने से है नहीं। हृदय जो हमारा हार्ट है भाई, ये तो ब्लड को पंप करता है, इससे मतलब है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी यकृत। यकृत ही क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है। आइए, यानी अमोनिया से यकृत क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है। जैसे उत्तर में आप देख सकते हैं, प्रोटीन के अपघटन से बना अमोनिया विषैला होता है। यकृत, है ना, जो आपका यकृत होता है, लीवर जिसको हम लोग बोलते हैं, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जो मूत्राशय के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है ना। ये आपका व्याख्या, आप इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आइए बच्चों, तो आइए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 31 में चलते हैं और प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं कि प्रश्न में क्या बोल रहा है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, प्रश्न 31 में बोल रहा है कि मूत्र में उपस्थित यूरोक्रोम किस वर्ण के कारण पीला होता है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ऊपर में भी आया था, तो यानी किस यूरोक्रोम जो होता है, यूरोक्रोम किस वर्ण के कारण क्या होता है, पीला होता है, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो आपका है, ये है आपका यूरोब्लिन। क्या है, यूरोब्लिन। यूरोब्लिन वर्ण के कारण क्या होता है कि जो यूरोक्रोम होता है, और यूरोक्रोम से क्या हो जाता है, जो हमारा पेशाब है, जो यूरिन है, वो कैसा हो जाता है बच्चों, पीला हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इसका व्याख्या देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के अपघटन से बना यूरोब्लिन। तो देखिए, यूरोब्लिन किससे बनता है बच्चों, तो हीमोग्लोबिन से ही बनता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन कैसा होता है, तो ये हीमोग्लोबिन जो है आपका, ये लाल होता है। हीमोग्लोबिन कैसा होता है, लाल होता है। इसी लाल को टूट करके बनता है यूरोब्लिन, और यूरोब्लिन की वजह से ये कैसा होता है, पीला हो जाता है, ठीक है ना। यूरोब्लिन कैसा होता है, पीला होता है। और मूत्र में यूरोब्लिन पाया जाता है, जिसके कारण मूत्र कारण क्या होता है, पीला हो जाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 32 में चलते हैं और देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। प्रश्न 32 में बोल रहा है कि वनस्पति 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 में उत्सर्जित पदार्थ किस रूप में बाहर निकलता है, ठीक है ना। जो वनस्पति होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उससे जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो किस रूप में बाहर निकलता है। तो ऑप्शन है आपका गैस के रूप में, तो बिल्कुल गैस के रूप में भी बाहर निकलता है। ठोस या द्रव के रूप में, जैसे लेटेक्स वगैरह हो गया, है ना, ये सब निकलता है गैस के रूप में, ठीक है ना। सही। तो देखिए, तो देखिए, आइए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। वनस्पति में उत्सर्जित पदार्थ किस रूप में बाहर निकलता है। यानी जो वनस्पति, यानी जो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट में जो एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं, वो किस रूप में बाहर निकलते हैं। जैसे हमारे बॉडी से उत्सर्जित पदार्थ किस किस रूप में बाहर निकलते हैं, तो हमारे बॉडी से किसके रूप में निकलते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे बॉडी से पसीना के रूप में निकलते हैं, बलगम के रूप में निकलते हैं, मूत्र के रूप में निकलते हैं ना, CO2 के रूप में निकलते हैं। ये सब क्या उत्सर्जित पदार्थ। उसी टाइप से बोल रहा है कि पेड़ पौधों में किस रूप में बाहर निकलता है उत्सर्जित पदार्थ। तो क्या ये वाष्प के रूप में निकलता है, तो ये बिल्कुल वाष्प के रूप में भी निकलता है ना, जल का जो ह्रास करता है। ठोस या द्रव के रूप में भी निकलता है, ये भी बात सही है, जैसे लेटेक्स वगैरह जो निकलता है ना।
गैस के रूप में निकलता है, ये भी बात सही है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन जो हमारा तीनों है ए बी सी वो तीनों सही है। गैस के रूप में जैसे क्या निकलता है, O2 निकलता है ना। इस टाइप से CO2 भी निकलता है। जब जो भी इसमें अपशिष्ट पदार्थ होता है, इससे क्या होता है, बाहर निकलता है। तो हम देख रहे हैं कि सभी बाहर निकलता है, CO2 तो सभी। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। वनस्पतियां विभिन्न रूपों में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलती है ना, जैसे जल वाष्प के रूप में वाष्प निकलता है बाहर, ऑक्सीजन के गैस निकलता है ऑक्सीजन के रूप में, है ना। ठोस द्रव में जैसे रेजिन, गोंद, लेटेक्स, टेनिन वगैरह ये सब चीजें निकलती है। तो हम बोल सकते हैं कि सभी रूपों में क्या होता है कि यहाँ पे इसका उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। चलिए प्रश्न नंबर 33 में चलते हैं और प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 में आप देख रहे हैं कि मनुष्य, क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसीने किस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, यानी पसीने द्वारा किस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार के क्या होते हैं अपशिष्ट पदार्थ। प्रश्न नंबर 33 बोल रहा है कि मनुष्य के पसीने द्वारा किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, यानी हमारा जो पसीना निकलता है बच्चों, तो हमारा पसीना से किस प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में ये है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, या फिर अतिरिक्त जल का अतिरिक्त जल एवं लवण, या फिर यूरिया और यूरिक अम्ल, या उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों हमारा पसीना जो होता है इसमें यूरिया की भी थोड़ी मात्रा होती है, नाइट्रोजन भी युक्त होता है ये, और अतिरिक्त जल भी होता है। मेरा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पसीने श्वेत रंग का, पसीने जो श्वेत रंग का होता है, ठीक है ना, ये जल द्वारा लवण, थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ और यूरिया को बाहर निकलता है। तो मेरा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 34 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 बोलता है कि वृक्क रक्त का परिशोधन किस संरचना में होता है। वृक्क में जो रक्त का परिशोधन होता है ना, तो ये किस संरचना में होता है। तो प्यारे बच्चों ग्लोमेरुलस में होता है, या बोमेन कोश में होता है, या हेलने का लूप में होता है, या नलिकाओं एवं वृक्काणु में होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखते हैं कि जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस में क्या होता है कि जितने भी ब्लड में जो आपका कचरा वाला पदार्थ होता है वो फंस जाता है। बोमेन कोश क्या है, एक तो ये स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस के नीचे होता है ना। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप का क्या होता है, बोमेन संपुट होता है, और यहीं पे तो ग्लोमेरुलस होता है ये, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, वास्तविक आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा नाबालिकाओं के वृक्काणु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नलिकाओं एवं वृक्काणुओं में, नलिकाओं एवं वृक्काणुओं में। यानी हमारा जो रक्त का परिशोधन होता है किसमें होता है, तो ये आपका होता है नलिकाओं एवं वृक्काणुओं। जैसे यहाँ पे आप इसका व्याख्या भी देख सकते हैं, रक्त का परिशोधन, निस्यदन, पूर्णावशोषण एवं निश्चरण नेफ्रॉन की नलिकाओं एवं वृक्काणुओं में होता है, इसलिए मूत्र बनता है। आइए प्रश्न नंबर 35 में चलते हैं। कहता है क्या, मल में पाए जाने वाले, जो हमारा मल होता है ना, जो हमारे पेट से जो निकलने वाले मल होते हैं, ठीक है ना, पाए जाने वाले रंग द्रव्य यूरोब्लिन बनाता है। रंग द्रव्य क्या बनाता है, यूरोब्लिन बनाता है। कहाँ पे बनाता है, यकृत में बनाता है, या बड़ी आंत में बनाता है, या छोटी आंत में बनाता है, या वृक्क में बनाता है। तो प्यारे बच्चों ये बनाता है हमारा बड़ी आंत में। कहाँ पे बनाता है, बड़ी आंत में। जैसे आप यहाँ पे इसका आंसर भी देख सकते हैं कि यकृत में बिलिरुबिन बनता है, जो बड़ी आंत में जीवाणुओं की क्रिया से यूरोब्लिन में बदल जाता है, जो मल को भूरा कर देता है। यानी हमारा जो गंदगी जो पेट से निकलता है, जो गंदा होता है, वो कैसा भूरा कलर का हो जाता है। किसके वजह से होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है आपका यूरोब्लिन की वजह से, यानी हल्का पीला टाइप का हो जाता है, और ये आपका बनता है बड़ी आंत में। कहाँ पे बनता है, बड़ी आंत में। चलिए प्रश्न नंबर 36 में देखते हैं कि कौन सा कथन उत्सर्जन के लिए सही है, यानी जो आपका नीचे स्टेटमेंट है, इन सब स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, किसके लिए, एक्सक्रेशन के लिए, उत्सर्जन के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि केवल अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, यानी जो एक्सक्रेशन होता है तो ये क्या केवल अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, या केवल पसीना निकलता है। प्यारे बच्चों एक्सक्रेशन में तो केवल पसीना निकलता नहीं है, तो ये तो ऑप्शन तो पहले ही गलत लग रहा है, ठीक है ना, ये ऑप्शन पहले ही रिजेक्ट हो गया। केवल भोजन का पचाना, देखिए एक्सक्रेशन में यहाँ पाचन की बात तो होती नहीं, डाइजेशन का तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए और डी में। देखिए केवल जो वर्ड होता है ये भी कहीं ना कहीं एक निगेटिव वर्ड है, यानी कोई एक चीज केवल अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, तो ये नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं, चियापचे से बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। बिल्कुल ये आंसर सही लग रहा है, ठीक है ना। हालांकि देखिए ये भी अपशिष्ट पदार्थ को ही बाहर निकालता है, यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ के बारे में बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि केवल अपशिष्ट पदार्थ, तो केवल की वजह से नेगेटिव हो गया, और हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो पॉजिटिव आंसर मेरा डी है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या क्या, उत्सर्जन वह जैविक क्रिया है जिसमें उपापचय के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ जैसे मूत्र, पसीना, CO2 आदि से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे केवल कोई एक अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकलता। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 37 में चलते हैं कि प्रोटोजोआ में संकुचनशील रिक्तिका, है ना, का क्या कार्य, यानी जो संकुचनशील जो होता है, रिक्तिका जो होता है, जो खाली वैक्यूल्स जो होता है ना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होता है, इसका क्या काम है, क्या भोजन को पचाता है, या फिर वायु का आदान प्रदान करता है, या फिर ये जल एवं अपशिष्ट का निष्कासन करता है, या शरीर की रक्षा करता है। तो प्यारे बच्चों ये जल एवं अपशिष्ट का निष्कासन करता है, जैसा कि आप आंसर में देख भी सकते हैं, ये क्या करता है, जल एवं अपशिष्ट का निष्कासन करता है, ठीक है। अब इसका व्याख्या देखिए, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका अतिरिक्त जल और अपशिष्ट निकालकर
प्राशन संतुलन बनाए रखती है, यह उत्सर्जन का कार्य करती है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। मानव शरीर में, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी होता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किस रूप में बाहर निकलता है? तो प्यारे बच्चों, हमारे शरीर से जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है वो निकलता है यूरिया में। किसमें निकलता है? यूरिया में। ठीक है ना, यानी यूरिया के रूप में हमारे शरीर से वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो प्रश्न है कि मानव शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में बाहर निकलता है? ठीक है ना, क्या अमोनिया के रूप में? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अमोनिया देखिए हमारे शरीर में होता है, लेकिन ये अमोनिया के रूप में नहीं निकलता, इसको यूरिया में तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे यूरिया का ऑप्शन है, तो यूरिया क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है हमारा यूरिया के रूप में निकलता है। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं। मानव शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यूरिया के रूप में बाहर निकलता है, या यकृत यानी लीवर में बनता है, और वृक्क द्वारा मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। देखिए आपका अमोनिया है वो लीवर में बनता है आपका, और ये किडनी में आके क्या क्या होता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है प्यारे बच्चों, और यूरिया से ये क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है मूत्र के रूप में। ठीक है ना, आइए हम लोग प्रश्न 39 देखते हैं। वृक्क में रक्त के अवशिष्ट, ठीक है ना, रक्त के अवशिष्ट निस्बंद रक्त, प्रश्न 39 में है कि वृक्क में अवशिष्ट फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, की क्रिया कहाँ होती है? यानी जो एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हमारे वृक्क में होता है, तो रक्त का वृक्क में एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? हिलने के रूप में, या फिर बोमेन कैप्सूल्स में, या संग्राहक नली में, या ग्लोमेरुलस? प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलस। देखिए ये होता है आपका बोमेन संपूर्ण, है ना, आपने फिगर तो देखा ही होगा इसका, हम कोई फिगर नहीं बना रहे, बस आपको समझाने दे रहे हैं। तो ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलस, यानी कोशिका गुच्छ में। कैसे? कोशिका गुच्छ में। देखिए ये बाटी टाइप का होता है, और यहीं पे तो ऐसे होता है कोशिका गुच्छ है, ठीक है ना, यहीं पे एक्स्ट्रा कचरा क्या होता है, फंस जाता है, और यही होता है आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, आप यहाँ पे इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 40 में, पादपों में अतिरिक्त जल किस क्रिया द्वारा बाहर निकलता है? यानी जो प्लांट होते हैं उसमें अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा जल जो होते हैं वो किस क्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? तो क्या इसका जो होता है, तो प्यारे बच्चों, क्या ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर होता है, या फिर निस्वन, क्या ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर होता है, या श्रवण द्वारा, या इनमें से सभी? तो प्यारे बच्चों, ये जो बाहर होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए पादप अतिरिक्त जल को मुख्यतः पत्तियों की रंध्रिकाओं द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी जो प्लांट होता है वो एक्स्ट्रा चीजें जो होता है वो जो बाहर निकलता है, कैसे निकलता है? तो प्यारे बच्चों वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकलता है। ठीक है ना, आइए नीचे दिए गए, नीचे दिए गए में से कौन सा पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ लेटेक्स का स्रोत है? चलिए ठीक है, खाना खाने का ले, खाना दे दें। ठीक है, ठीक। नीचे दिए गए निम्न में से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ लेटेक्स का स्रोत है? यानी जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स कहाँ होता है बच्चों? तो लेटेक्स आपका पौधों से निकलता है। ठीक है ना, तो पौधों में जो लेटेक्स निकलता है, ठीक है ना, ये लेटेक्स का स्रोत कौन है, यानी लेटेक्स का रिसोर्स क्या है? क्या ये चीड़ है, या फिर रबर है, या फिर बरगद है, या नीम? तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा रबर, यानी हिविया। ठीक है ना, तो देखिए रबर क्या होता है, इसका व्याख्या पढ़ते हैं। रबर के पौधे हिविया के, यानी हिविया जो होता है के तने काटने पर जो दूधिया द्रव निकलता है उसे लेटेक्स कहते हैं, या उसका उत्सर्जी पदार्थ। तो लेटेक्स का उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा, जो स्रोत होगा वो रबर के पौधे यानी हिबिया से होगा। ठीक है ना, आइए प्रश्न नंबर 42 में चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। देखिए 42 में बोल रहा है मूत्र में, प्रश्न नंबर 42 में बोल रहा है कि मूत्र में जल का पुनः अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? ठीक है ना, जो मूत्र का जल का पुनः अवशोषण होता है वो कहाँ पे होता है? क्या वो ग्लोमेरुलस में होता है, या फिर हिलने का लूप में होता है, या संग्राहक नली में, या फिर बॉमेन कैप्सूल्स में? तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हिलने का लूप में। कहाँ पे होता है? हिलने का लूप में। देखिए इसका व्याख्या है कि मूत्र में जल का अधिकांश पुनः अवशोषण हिलने का लूप और संग्राहक नलिका में ओस्मोसिस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ओस्मोसिस क्रिया द्वारा होता है, जिससे मूत्र संघनन होता है, यानी मूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? जमा होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूत्र क्या होता है? संघनन होता है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 43 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 में बोलता है कि जो मानव शरीर में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? यानी जो मानव शरीर है इसमें यूरिक, यानी मानव शरीर में जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है वो किसके माध्यम से होता है? क्या फेफड़े के द्वारा? फेफड़े के द्वारा बिल्कुल नहीं, CO2 होता है फेफड़े के द्वारा। यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा तो भाई उत्सर्जन तो होता नहीं है। ठीक है ना, त्वचा द्वारा यानी पसीना द्वारा, पसीना द्वारा भी नहीं होता है। ये होता है मूत्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है बच्चों? मूत्र के द्वारा, यानी यूरिक अम्ल जो निकलता है वो मूत्र के द्वारा निकलता है। देखिए व्याख्या, जिन लोगों में यूरिन यौगिक, जिन लोगों में फ्यूरिन यौगिक अधिक होते हैं जैसे गठिया, है ना, उसके शरीर में बनने वाला यूरिक अम्ल रक्त से होकर वृक्क द्वारा मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर में? मूत्र के द्वारा। आइए प्रश्न नंबर 44 देखते हैं कि डायलिसिस मशीन का उपयोग मुख्यतः किस रोग की स्थिति में किया जाता है? तो प्यारे बच्चों मधुमेह नहीं, ये प्रश्न पहले भी आया था। उच्च रक्तचाप में बिल्कुल भी नहीं, समझे ना। वृक्क की विफलता में, जब किडनी फेल हो जाता है तो इसमें यूज किया जाता है डायलिसिस मशीन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं, जब वृक्क ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं तब डायलिसिस मशीन रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को छान कर बाहर निकालती है, इससे वृक्क की विफलता की स्थिति का
विफलता की स्थिति में प्रयोग किया जाता है। तो यानी जब हमारा किडनी खराब हो जाता है तब यहाँ पे डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए बच्चों प्रश्न नंबर हम लोग 45 पे चलते हैं, देखते हैं 45 क्या बोल रहा है। देखिए 45 नंबर प्रश्न में है कि मूत्र का यानी जो हमारा यूरिन जो होता है, मूत्र का अस्थायी भंडारण कहाँ पे होता है? तो देखिए हमारा जो मूत्र का अस्थायी भंडारण होता है वो होता है मूत्राशय में। कहाँ पे होता है? मूत्राशय में। देखिए ये प्रश्न पहले भी आ चुका था, यहाँ पे आप इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 46 पे चलते हैं। डायलिसिस किस स्थिति में किया जाता है? देखिए डायलिसिस कब किया जाता है? आपने ये प्रश्न अभी ऊपर भी देखा कि डायलिसिस किस स्थिति में किया जाता है? जब हमारा किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है तब डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हल्का बुखार आने पे, बिल्कुल हल्का बुखार आता है क्या आप डायलिसिस के लिए चले जाते हो? नहीं। सामान्य थकान होने पे नहीं। पेट में दर्द होने पे नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुर्दे के पूर्णतः कार्य बंद कर देने पे। गुर्दा मतलब किडनी। किडनी जब पूरी तरह से कार्य करना बंद कर देता है तब हम लोग क्या करते हैं बच्चों? डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे जब गुर्दे अपना कार्य सही से करने में असमर्थ हो जाते हैं तब रुधिर अपशिष्ट पदार्थों को डायलिसिस मशीन द्वारा क्या होता है? बाहर निकाला जाता है। ठीक है ना? चलिए आइए प्रश्न नंबर 47 में 47 क्या बोला? पादपों में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट मुख्यतः किस रूप में जमा होता है? जो पादप होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होते हैं वो किस रूप में जमा होते हैं? तो प्यारे बच्चों क्या वो यूरिया के रूप में होते हैं या यूरिक अम्ल में या क्रिएटिनिन या क्रिएटिनिन के जरिए या अमोनिया। तो प्यारे बच्चों ये यूरिया के रूप में होते हैं। किसमें होते हैं? यूरिया के रूप में। देखिए इसका व्याख्या पादप है ना, विशेषकर जिसमें बीज होता है, यानी जिस प्लांट में क्या होते हैं? बीज होते हैं, में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यूरिया के रूप में जमा होता है जो कोशिका में संचित हो जाता है। कहाँ पे होता है? कोशिका में संचित हो जाता है। आइए प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 में बोल रहा है कि गुर्दे की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो गुर्दा मतलब बच्चों किडनी, यानी किडनी का जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है वो क्या कहलाता है? तो नेफ्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना? आइए अगला प्रश्न है, मूत्र मार्ग का क्या कार्य है? यानी जो मूत्र मार्ग है, जो पेशाब का रास्ता, उसका क्या कार्य है? मूत्र का निर्माण करना? बिल्कुल भी नहीं, ये मूत्र का निर्माण नहीं करता। ठीक है ना? मूत्र को मूत्राशय से शरीर मूत्र को मूत्राशय से शरीर से बाहर निकलना, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी जो हमारा पेशाब का रास्ता होता है तो मूत्राशय से ये क्या करता है? पेशाब को शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 50 और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पादप अपशिष्ट टेनिन का स्रोत है? यानी पादप में अपशिष्ट टेनिन जो होता है इसका स्रोत क्या है? ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें? क्या ये चीड़ से होता है या बबूल से होता है या रबड़ यानी हेविया से होता है और चाय से? तो इसका हो जाएगा आंसर चाय। किससे होता है? चाय। जो चाय का प्लांट होता है उसी से हमें क्या मिलता है बच्चों? जो आपका टेनिन है वहीं से हमें मिलता है। जैसे आप यहाँ पे इसका व्याख्या देख सकते हैं, चाय के पौधे की पत्तियों में टेनिन पाया जाता है जो एक प्रकार का अपशिष्ट उत्पाद है। तो प्यारे बच्चों हमने 50 क्वेश्चन को अभी रिवीजन किया और इसका डिटेल्स और इसका व्याख्या हमने देखा। तो आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। हो सके तो आप अपना नोट कॉपी में इसको जरूर लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जल्दी से अगला चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।